महाराष्ट्र में दही हांडी का उत्सव मनाने पर मचे सियासी घमासान के बीच मुंबई पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है। मुंबई पुलिस के नोटिस के मुताबिक दही हांडी उत्सव का आयोजन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस ने अपने नोटिस में कोरोना नियमों का हवाला देते हुए भीड़ जुटाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दही हांडी उत्सव मनाने पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी और एमएनएस ने राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए दही हांडी उत्सव मनाने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता राम कदम ने एक दिन पहले ही ट्वीट करके दही हांडी उत्सव मनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो आज सुबह 9:30 बजे घाटकोपर में दही हांडी उत्सव मनाने पहुंचेंगे। दही हांडी उत्सव पूरे राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें कई फीट ऊंची मटकियां बांधी जाती हैं और गोविंदाओं की टोली उसे तोड़ने की कोशिश करती है। इस दौरान मटकी फोड़ने और उसे देखने वालों की काफी भीड़ होती है। पर सरकार अब पुलिस बल का प्रयोग करके इस प्रकार की नोटिस देने का दुस्साहस कर रही है। कल दही हांडी का दिन है। प्रातः 9:30 बजे हम घाटकोपर पुलिस थाने कृष्ण और राधा के साथ गोविंदा पथक के साथ पहुंचेंगे, मटकी को लेकर के पहुंचेंगे और ठाकरे सरकार को मजबूर करेंगे कि वह हमें अनुमति दे। महाराष्ट्र में दही हांडी पर मचे घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने शिवसेना विधायक भास्कर जाधव के बेटे विक्रांत जाधव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। नितेश राणे की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में विक्रांत जाधव एक मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जारी होते ही नितेश राणे ने सवाल उठाया कि आम जनता के लिए मंदिर बंद और नेताओं के बेटों के लिए मंदिर खुले कैसे। सत्ते में बैठी हुई शिवसेना के विधायक के लड़के जाके अगर मंदिर खुला करके अगर पूजा कर रहे होंगे तो फिर आम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा अन्याय महाराष्ट्र सरकार कर रही है। इस अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के तरफ हम तीव्र आंदोलन आने वाले समय में करने वाले हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई। वहां मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। बताया गया कि वहां के धारचूला में बादल फटने के बाद पानी अपने साथ मलबा और चट्टानें लेकर नीचे की तरफ बहने लगा, जिसने रिहायशी इलाके में पहुंचकर तबाही मचा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बर्बादी के सबूत साफ दिखाई दिए। कई इमारतें तो मलबे में बदल गईं, जबकि कईयों को भारी नुकसान पहुंचा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां तक बहा ले गया। सामने आई एक तस्वीर में एक कार और एक ट्रैक्टर उल्टे पड़े नजर आए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। लोगों के मकानों में भी कमर तक मलबा और पानी भर गया। कई लोग मलबे में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी जरूरी वहां के लिए इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद निचले इलाकों में भी खतरा बढ़ गया, जिसे देखते हुए लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की हिदायत दी गई। इससे पहले उत्तराखंड के कई जिलों की तरह पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बारिश की वजह से पिथौरागढ़ में कई बरसाती नाले उफान पर आ गए। और ऐसे ही एक बरसाती नाले की तस्वीर सामने आई पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से। वहां पिछले कुछ दिनों से हुई तेज बारिश की वजह से बरसाती नाले में ऐसा उफान आया कि उसने सड़क को ही बंद कर दिया। रास्ता बंद होने के बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आए। इसी खतरनाक रास्ते को पार करने की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें पास के गांव की कुछ महिलाएं सैलाब के बीच से गुजरती दिखी। तेज बहाव के बीच एक दूसरे की मदद से उन्होंने एक एक कर रास्ते को पार किया। बताया गया कि 2 दिन तक लगातार हुई बारिश की वजह से मुनस्यारी में कई जगह सड़कें टूट गईं और लोगों के सामने एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की समस्या खड़ी हो गई। तालिबान नेता शेर मोहम्मद स्तानिकज़ई ने भारत के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों की इच्छा जताई है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले स्तानिकज़ई ने कहा है कि वो भारत के साथ पहले की तरह संबंध जारी रखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि भारत के खिलाफ वो पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। शेर मोहम्मद स्तानिकज़ई ने भरोसा दिया कि अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को डरने की जरूरत नहीं है, वो पहले की ही तरह अफगानिस्तान में रह सकते हैं। There is a fear that the Taliban may be hostile to India and that they may team up with Pakistan and target us, that is India. How do you see this assessment?
Is this correct or false? You see, one is media. What comes in the media, most of them, they are false. They are wrong. There is no such statement or any indication from our side. We want good relation with all our neighbors and the countries of the region. Mr. Stanikzai, and I'm sure you are also aware of it, that the all-pervading fear across the world, and especially with us here in India, is that Afghanistan should not become a sanctuary for terror groups. For them to come there, use that as a base, and then orchestrate yet another proxy war on our soil, especially outfits like the Lashkar and Jaish, which are openly backed by the ISI in Pakistan. What are your thoughts? There was no threat throughout the history from Afghanistan to our neighbors, including India, and it will not happen at all. There is no doubt there is long dispute, political dispute, and geographical dispute between India and Pakistan. We hope these two countries should not use Afghanistan in their internal fighting which they have. They have a long border among themselves. They can fight among themselves on the border. They should not use Afghanistan, and we will not let any of these two countries to use Afghanistan for this. स्थानिक कज़ई ने इस बात को दोहराया कि भारत ही क्या बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। तालिबान सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शेर मोहम्मद स्तानिकज़ई ने सैन्य ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ली है। वो अफगानिस्तान से 1980 में भारत आए थे और IMA की भगत बटालियन में उनकी ट्रेनिंग हुई। स्तानिकज़ई ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में हिंदू या सिख अल्पसंख्यकों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। न्यूज़ 18 ने सवाल पूछा कि क्या तालिबान अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिखों को वहां से निकलने में मदद करेगा, तो स्तानिक कज़ई ने कहा कि उन्हें देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। Mr. Stanikzai, another question is about minorities in Afghanistan, Hindu and Sikhs who are still there, who want to come to India. Will you facilitate their evacuation? These are Afghan Hindu Sikhs. I think there is no requirement to evacuate them. Afghanistan is their homeland, their country, so they can live in Afghanistan peacefully. There will be no threat, no harm to their life, personal life. They can live as they were living before. And we hope that those other Sikhs and Hindus which were in Afghanistan and they migrated for the last 20 years because of that previous regime to India, we hope that we should soon see them in Afghanistan so they come back. भारत ने मित्र देश अफगानिस्तान के विकास में हजारों करोड़ का निवेश किया है, लेकिन तालिबान राज के बाद भारत के प्रोजेक्ट्स अधर में लटक गए हैं। इन पर जब सवाल पूछा गया तो स्तानिक कज़ई ने कहा कि अफगानिस्तान की तरक्की के लिए भारत की जरूरत है। Mr. Stanikzai, India has invested and worked on close to more than 500 projects in Afghanistan, including the parliament building. The safety of those projects, the continuing utility of those projects for the people of Afghanistan is a concern. What do you think will happen to these projects? Those development things which they have done, this is our national assets. We will keep it like that, and we hope that in future it should be completed. We will invite India to come and start again and complete those projects. स्तानिक कज़ई ने इस बात का भी भरोसा दिया कि अगर भारत वापस प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसकी टीम को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। गरीब रथ ट्रेनों में सफर महंगा हो सकता है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेल मंत्रालय ने गरीब रथ में भी AC3 इकोनॉमी क्लास के डिब्बे लगाने का प्लान बनाया है, जिससे इन ट्रेनों में किराया बढ़ना तय है। हालांकि अभी इस्तेमाल होने वाले AC3 क्लास के मुकाबले AC3 इकोनॉमी क्लास में यात्रा सस्ती होगी, लेकिन जब यही डिब्बे गरीब रथ में लगेंगे तो उनमें सफर महंगा हो जाएगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी करीब 800 किलोमीटर के सफर के लिए AC3 का किराया 1175 रुपए लगता है, जबकि इतनी ही दूरी के लिए AC3 इकोनॉमी में यात्रा पर 1085 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि गरीब रथ से इतनी दूरी तय करने के लिए अभी 815 रुपए ही चुकाने पड़ते हैं। यानी इस हिसाब से AC3 इकोनॉमी के कोच लगने पर गरीब रथ ट्रेनों का किराया बढ़ना तय है। देश में कुल 26 जोड़ी गरीब रथ ट्रेनें अलग अलग रूटों पर चल रही हैं। आज से बीजेपी यूपी में ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी मेरठ में सबसे पहला ओबीसी सम्मेलन आयोजित करेगी और इसी तरह 2 सितंबर को अयोध्या,
3 सितंबर को कानपुर और 4 सितंबर को मथुरा में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, 18 सितंबर को अयोध्या में बीजेपी का ओबीसी मोर्चा एक बड़ी कार्य समिति कराने की तैयारी कर रहा है, जिसमें सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र यादव समेत केंद्र के कई और मंत्री शामिल होंगे। इस कार्य समिति के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता भेजा जाएगा। ओबीसी मोर्चे ने ये मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मोर्चे के संगठन को ग्रास रूट तक मजबूत करके प्रदेश के समस्त पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से निभाने के लिए मैदान में है। और हमारी कोशिश है कि पिछड़े वर्गों में कोई भी समाज, कोई भी समूह हमसे दूर न रहे जिसको हम ना जोड़ सके। इटली के मिलान शहर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां 20 मंजिला एक रिहायशी इमारत में इतनी भयानक आग लगी कि पूरी बिल्डिंग ही जलकर राख हो गई। आनन फानन में इमारत को खाली कराया गया और शुक्र रहा कि हादसे में किसी को चोट आने की खबर नहीं है। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग की लपटें करीब 200 फीट ऊंची बिल्डिंग को निगलने पर तुली दिखी। इमारत सुलगती दिखी और उसके इर्द गिर्द आग का धुआं किसी बवंडर की तरह उठता नजर आया। बिल्डिंग का कोना कोना आग की गिरफ्त में दिखा। जिस भी तरफ से तस्वीर ली गई वहां इमारत से घना काला धुआं निकलता नजर आया। आग में बिल्डिंग तो झुलसी ही, उसके आसपास का इलाका भी शमशान बना नजर आया। इमारत से गिरते जलते हुए मलबे ने भी नीचे जमीन पर खूब उत्पात मचाया। इतनी भयानक आग को बुझाने के लिए जमीन पर फायर इंजन पानी की बौछार करते दिखे तो आसमान में हेलीकॉप्टर भी मोर्चे पर नजर आए। हालांकि दिन ढल गया लेकिन तब भी आग नहीं बुझी और कुछ मंजिलों पर कहर ढाती रही। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों पर बीच सड़क पर एक आदमी को पीटने का आरोप लगा। बताया गया कि दुकान खाली करने और किराए के लेन देन को लेकर ये झगड़ा हुआ, जिसके बाद इन आरोपियों ने बीच सड़क पर ही एक आदमी की पिटाई कर दी। घटना के वीडियो में कई हमलावर उस आदमी पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते दिखे। हमलावरों के बीच घिरा वो आदमी खुद को बचाने की काफी कोशिश करता दिखा, लेकिन लगातार डंडे बरसाते बदमाशों के आगे वो बेबस नजर आया। इस हंगामे और मारपीट के दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वीडियो आया है उसमें डंडा दिख रहा है स्पष्ट और डंडे से मारपीट हुई है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। बंगाल के लेखक बुद्धदेव गुहा नहीं रहे। बंगाल के मशहूर लेखक बुद्धदेव गुहा का 85 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वो कोरोना से ठीक होने के बावजूद कई मुश्किलों से जूझ रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। महाराष्ट्र के यवतमाल से शिवसेना सांसद भावना गवली पाटिल के करीब 5 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। बताया गया कि ईडी ने यह छापेमारी 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में की। कर्नाटक की मंगलुरु यूनिवर्सिटी में कई छात्रों ने प्रदर्शन किया और नई शिक्षा नीति लागू नहीं करने की मांग की। यूपी के आगरा में पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस की इसने पिस्टल छीनी हुई थी उसी सिपाही की, जिससे फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी ने फिर निशाना लेकर फायर किए। उद्धव सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से इस बार दही हांडी उत्सव पर रोक लगा दी, जिस पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता ठाणे में सरकार के इस फैसले के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। ये रैली चल रहा है, मोर्चा चल रहा है, लोग का युवा सेना का सब प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे चलता है क्या भीड़? वहाँ पे कोरोना नहीं होने वाला है। विपक्ष के इस आक्रामक रुख को देखते हुए सरकार ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी ताकि दही हांडी के लिए भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके। एमएनएस और बीजेपी जो है वो हिंदू त्योहारों पर होने वाले अन्याय के विरोध में लड़ने की बात कर रहे हैं। स्टेज बनाने का जो काम चालू था उसे पुलिस ने रोका हुआ है। न्यूजीलैंड और मेजबान बांग्लादेश के बीच शाम 5:30 बजे से ढाका में T20 सीरीज की शुरुआत होगी। राजस्थान सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा को 3 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। इसके अलावा जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने पर देवेंद्र झाझरिया को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने एक दिन पहले कुल 5 मेडल हासिल किए, जिसमें 2 गोल्ड मेडल शामिल हैं। निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता, तो सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। इसके अलावा डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में आए हैं।
हरियाणा के रहने वाले सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। मन में मेरा 70 मीटर टच करने का था, लेकिन मैं इससे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने एक ही कंपटीशन में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इस खुशी के मौके पर अवनी से न्यूज़ 18 ने फोन पर बात की। I'm very happy. I'm so grateful and elated. I feel like I'm on top of the world. I can't express my feelings. ये आप सबका आशीर्वाद है, पूरा इंडिया का जो सपोर्ट है उसी की वजह से। I would like to dedicate my award, the medal to all the Indians. प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अक्षय कुमार तक ने अवनी को ट्वीट कर बधाई। देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर से भी फोन पर बात की। पैरालंपिक्स में तीसरा मेडल जीतने पर मुझे बहुत खुशी है और सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे परिवार ने जो मेरा सहयोग दिया, मेरे माता पिता ने मुझे ग्राउंड पे भेजा एक डिफरेंट लेवल होते हुए भी, और उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरे कोच सुनील तंवर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे को लगातार ट्रेनिंग करवाई 5 साल तक, और मेरे फिटनेस कोच, पूरी टीम, स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को। आने से पहले हमें जो उन्होंने सपोर्ट किया। देश को एक दिन में 5 मेडल दिलाने वाले 5 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी राजस्थान से आते हैं और ये पहली बार है जब राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों ने खेल के महाकुंभ में एक दिन में इतने मेडल जीते हैं। यही वजह है राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को 3 करोड़ रुपए, देवेंद्र झाझरिया को 2 करोड़ और सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। एक दिन पहले ही नेशनल स्पोर्ट्स डे का दिन टोक्यो पैरालंपिक्स भारत के लिए लकी साबित हुआ था और उसकी अगली सुबह यानी आज भारत की गोल्डन मॉर्निंग हुई, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। 19 साल की अवनी लेखरा ने भारत को 2021 टोक्यो पैरालंपिक का पहला गोल्ड दिलाया, जबकि देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल और सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को खुशी का तोहफा दे दिया। पैरालंपिक्स में एक ही दिन में 3 तरह के मेडल, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलने से ये पैरालंपिक भारत का अब तक का सबसे सफल पैरालंपिक बन गया है। इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक और 1984 में हुए ओलंपिक में भारत ने 4 मेडल जीते थे। 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया इस बार गोल्ड से चूक गए और उनको सिल्वर से संतोष करना पड़ा। फिर भी वो मेडल हासिल करने में कामयाब रहे, जिसकी खबर आई तो जयपुर में उनके परिवार में जश्न मनाया जाने लगा। हाँ, बिल्कुल वादा करके गए थे कि मेडल लेके आऊंगा और ले भी आए, अपना वादा पूरा भी कर दिया। बेटे की बहुत बधाई है, दुनिया को नाम रोशन कर दिया। आज उम्र का उठे जन्माष्टमी के मौके पर मिले ऐसे तोहफे ने योगेश के पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मेडल जीत के तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे और सभी देशवासियों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो सबने मेरे दुआ करी थी, मेरी दुआ सफल हो गई। जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले सुंदर सिंह गुर्जर के घर भी ढोल नगाड़े बजे। सुंदर गुर्जर 2015 तक सामान्य वर्ग की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, लेकिन एक दुर्घटना में बाएं हाथ की कलाई खो देने के बाद वो पैरालंपिक का हिस्सा बने और यहाँ भी उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में तेज बारिश की वजह से एक बार फिर हालात बिगड़ गए। इस बार सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम चंपारण के बगहा में हुआ, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी किनारों को तोड़ता हुआ गांवों तक पहुंच गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में कई मकान 3 से 4 फीट तक पानी में डूबे नजर आए। गांवों को आपस में जोड़ने वाले कई रास्तों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। इतना ही नहीं, वहां की कई पक्की सड़कों को भी सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। 15 गांव बिल्कुल जलमग्न हो चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी है। बारिश के बाद आई बाढ़ से बगहा के रामनगर इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बताया गया कि उस इलाके से कुछ लोग वक्त रहते सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल गए, लेकिन अब भी कुछ लोग गांवों में फंसे हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच हरीश रावत चंडीगढ़ जाएंगे। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत आज चंडीगढ़ जाएंगे और वहां सभी पक्षों से बात करेंगे। इससे पहले न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो मीडिया के जरिए पार्टी नेताओं से बात नहीं करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू के बीच जारी तकरार में सिद्धू के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने हरीश रावत के उस बयान पर सवाल उठाए थे, जिसमें हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेस कैप्टन के चेहरे पर ही पंजाब में चुनाव लड़ेगी। न्यूजीलैंड में फाइजर की वैक्सीन लगाने से मौत का पहला मामला सामने आया।
न्यूजीलैंड में फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद एक महिला की मौत हो गई। वहां वैक्सीन लगवाने के बाद इस तरह की मौत का ये पहला मामला है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस महिला की मौत वैक्सीन लगवाने के बाद दिल की मांसपेशियां फूलने की वजह से हुई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक में भी जन्माष्टमी के मौके पर झांकी निकाली गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही सीबीआई की टीम बीरभूम पहुंची, जहां उसने पीड़ितों से मुलाकात की और कुछ सबूत जुटाए। लखनऊ में एक महिला सिपाही की पिटाई के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इसने ड्यूटी के दौरान सिपाही से छेड़छाड़ भी की थी। हर जाके एक लोहे की रॉड लेकर आया और उनको मारने लगा। वो अकेले थी, अपने आप को बचा नहीं पाई। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पौष्टिक लड्डू वितरण योजना की शुरुआत की। गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए ये लड्डू अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि देश की माता सुरक्षित रहे, देश का बच्चा सुरक्षित। मुंबई के पास घाटकोपर इलाके से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां पहाड़ का कुछ हिस्सा खिसकने से कई कच्चे मकान मलबे की चपेट में आ गए, जबकि 2 लोग पूरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल के कर्मचारी हादसे वाली जगह से मलबा हटाते दिखे। इस दौरान उन्हें हादसे की चपेट में आए मकानों के अंदर कई चीजें बिखरी नजर आईं, जिसके बाद मलबा हटाने के लिए वहां एक खुदाई करने वाली मशीन को बुलाया गया, लेकिन अंधेरे की वजह से राहत और बचाव टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे की खबर मिलते ही इलाके के विधायक भी वहां पहुंच गए। पहले भी यहाँ पे हादसा हुआ था, इसे यहाँ के लोग बता रहे हैं। इस हादसे के बाद वहां रहने वाले कई लोगों को नजदीक के स्कूल में ठहराया गया। दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूलों को खोले जाने से पहले दिशा निर्देश तय कर दिए गए। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि एक कक्षा में 50 बच्चे ही पढ़ाई कर सकेंगे, जबकि छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। और कोई अगर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता तो उनको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जिन स्कूलों में राशन बांटने या वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उस हिस्से में पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होगा। स्कूल आने वाले छात्रों की रोजाना कोरोना के लक्षणों की निगरानी होगी। साथ ही आपस में अपना खाना, किताब या कॉपी साझा करने की मनाही रहेगी, यानी पढ़ाई लिखाई में काम आने वाली चीजें आपस में साझा करने से बैन किया गया है। इसके अलावा क्लासरूम में छात्रों को एक सीट छोड़कर बैठने की सुविधा को जरूरी किया गया। यही नहीं, स्कूलों में क्वारंटीन रूम बनाने के लिए भी कहा गया है, ताकि अगर किसी को क्वारंटीन करना पड़े तो दिक्कत ना हो। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास किया। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें तालिबान से अफगानिस्तान में रहने वाले विदेशी लोगों और अफगानिस्तान से दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे लोगों को सुरक्षित जाने देने की अपील की गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में 15 में से 13 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। इस वोटिंग में चीन और रूस ने हिस्सा नहीं लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में जमीन को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक दलित परिवार के साथ जमकर मारपीट की। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपियों की धरपकड़ भी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक चलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि पहली बाइक पर सवार एक लड़का और लड़की एक दुकान से कुछ कपड़े चोरी कर भाग गए। इनको पकड़ने के लिए दुकानदार भी बाइक लेकर इनके पीछे गया, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बच्चों के लिए बनाए गए एक पार्क के दौरे पर पहुंची। वहां उन्होंने बच्चों की सेहत से जुड़ी चीजों को देखा और बच्चों के लिए खास तौर पर बनाई गई टॉय ट्रेन में भी सफर किया। बिहार के खगड़िया में एक बड़ा हादसा टल गया। वहां एक नाव पर इतने लोग सवार हो गए कि नाव नदी में डूब गई। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, नाव नदी के किनारे पर ही थी, जिससे लोग उतरकर पानी से बाहर निकल गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में कुछ लड़कियां आपस में भिड़ गईं। लड़कियों के बीच हो रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। कैरिबियाई देश क्यूबा में आए तूफान ने वहां के कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि 2 दिन पहले तूफान की चेतावनी मिलते ही कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल गए थे।
इसलिए वो लोग तूफान की चपेट में आने से बच गए, लेकिन उनके मकान नहीं बच सके। तूफान गुजर जाने के बाद वहां के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ टूटे नजर आए। कई लोगों के मकानों की छतों पर भी पेड़ गिरे दिखे। तूफान ने वहां के कई मकानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि तूफान के साथ तेज बारिश भी हुई, जिससे कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई रास्ते और लोगों के खेत बाढ़ के पानी में डूब गए। बताया गया कि तूफान की चेतावनी के बाद क्यूबा के अलग अलग इलाकों से 10,000 से भी ज्यादा लोगों को वक्त रहते सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 नए जज पदभार संभालेंगे। चीफ जस्टिस NV रमना उन्हें शपथ दिलाएंगे। जो 9 लोग आज सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, उनमें 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहां जज हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हो रहे हैं। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होता है, लेकिन इस बार ये कुछ अलग होगा। कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में होगा। इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पहली बार जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। असम कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। असम कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। कांग्रेस ने एक बयान जारी कर बताया कि बीजेपी और मुख्यमंत्री की तारीफ करने पर AIUDF से गठबंधन तोड़ा गया। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने गणेश चतुर्थी के जुलूस पर रोक लगा दी। हालांकि इस दौरान लोग व्यक्तिगत रूप से गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए समुद्र के किनारे जा सकेंगे। अफगानिस्तान के पंजशीर पर कब्जे के लिए पंजशीर के लड़ाकों और तालिबान के बीच युद्ध जारी है। अहमद मसूद के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि पंजशीर की एक बाहरी चौकी पर हुए तालिबान के हमले को वहां के लड़कों ने नाकाम कर दिया। हरियाणा सरकार पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित को 6 करोड़ रुपए और सिल्वर मेडल जीतने वाले योगेश कथुनिया को 4 करोड़ रुपए देंगे। साथ ही दोनों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने एक ट्वीट किया और खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन की बधाई दी। काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है सभी एथलीट्स की। जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और एक ट्वीट कर राम और कृष्ण को अपना बताने वाले विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीन विवाद की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि एक पक्ष वहां अपना मकान बनवा रहा था, जिसे रोकने पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों से उनकी बहस शुरू हो गई और बात मारपीट तक जा पहुंची। काफी देर तक चले हंगामे के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत की। अमेरिका के लुइसियाना में आइडा नाम के खतरनाक तूफान ने काफी तबाही मचाई। बताया गया कि ये अमेरिका के इतिहास में अब तक का 5वां सबसे ताकतवर तूफान है। इस तूफान की वजह से वहां कई मकानों को नुकसान पहुंचा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में इलाका दूर दूर तक बाढ़ के पानी से घिरा नजर आया। वहां की सड़कें भी पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी। इस पानी से लबालब भरी सड़कों पर गाड़ियां चलने में काफी मुश्किल लोगों को पेश आई। अमेरिका के लुइसियाना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आइडा नाम के खतरनाक तूफान के बाद तबाही का मंजर आप देख पा रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में अब तक का ये 5वां सबसे ताकतवर तूफान है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तूफान के बाद लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा है। इस तूफान की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और इसमें ये इलाका दूर दूर तक बाढ़ के पानी से घिरा हुआ साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्माष्टमी के दिन मंदिर पर हमला हो गया और कुछ लोगों ने भगवान कृष्ण की मूर्ति तोड़ दी। इसी महीने पाकिस्तान में गणेश मंदिर पर भी हमला हुआ था और अब वहां के सिंध प्रांत में फिर से ऐसा ही हुआ है। जन्माष्टमी के दिन वहां के एक मंदिर पर हमला हुआ और भगवान कृष्ण की मूर्ति तोड़ दी गई, जिसके बाद एक बार फिर ये बात सामने आ गई कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।